नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आपकी नजरें। बड़ी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक फैक्ट्री में लगी आग को बुझाते समय बड़ा हादसा हो गया। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री की दीवार और लोहे की बीम गिरने से फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीर्थपाल को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि आरक्षी राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार और फायरमैन अमित कुमार का इलाज चल रहा है। ये आग सोमवार देर रात ग्रेटर नोएडा की इकोटेक इलाके में लगी। इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी गर्मी से फैक्ट्री की दीवार और लोहे का बीम गिर गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवा बैठे। लोगों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया। तो इकोटेक थर्ड में एक कंपनी में लगभग 3-3:30 बजे एक भयानक आग लगी। इस आग की खबर जैसे ही दमकल विभाग को मिली तो दमकल विभाग फौरन जो है घटनास्थल पे पहुंचा। आप देख सकते हैं ये एक कंपनी है, इसी कंपनी के जो ऊपर जो है उसमें आग लगी थी, और जो वो दीवार आप देख रहे हैं वही दीवार गिरने से जो है फायर कर्मी की जो मौत हुई है। इसमें आप देख सकते हैं अभी भी जो धुआं है वो निकल रहा है। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौजूद है, जो अफसर हैं वो मौजूद हैं, और फायर ब्रिगेड की कम से कम आधा दर्जन गाड़ी ने इस आग पर काबू पाया। आप देखेंगे ये वही गाड़ी है जहां पे जो दीवार गिरी थी, इसी के ऊपर जो है दीवार गिरी है, और आप देखिए कितनी बुरी तरीके से इस गाड़ी को उस दीवार ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। जब ये आग बुझाने के लिए इस कंपनी में पहुंची तब अचानक से दीवार, क्योंकि बारिश हो रही थी रात भर से, उसके बाद जो है ये दीवार जो है भरभरा कर गिर जाती है और इस गाड़ी का ये हाल हो जाता है। इसी में बैठे जो कर्मी थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग के बुझाने के दौरान फायर जो ब्रिगेड है उन्होंने अपने 2 कर्मियों को खो दिया है। वहीं डीसीपी सेंट्रल ने घटना पर दुख जताते हुए जानकारी दी कि हादसे में घायल बाकी 3 कर्मचारी खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बीती रात थाना इकोटेक 3 अंतर्गत इल्जिम कंपनी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का कार्य होता है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल सूचना प्राप्त होती है स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीमें वहां पहुंची और पहुंचकर फायर फाइटिंग शुरू किया गया। और फायर फाइटिंग के दौरान ही कंपनी की साइड की एक दीवार और लोहे का एक बीम बाहर की तरफ गिरा, जिससे फायर सर्विस के कर्मचारी मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीर्थपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार एवं फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल उपचार हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सक गण द्वारा फायरमैन रोहित यादव एवं मुख्य आरक्षी चालक तीर्थपाल को मृत घोषित किया गया, जो अत्यंत दुखद है। अन्य 3 कर्मियों की हालत खतरे से बाहर है, उपचाररत है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारीगण एवं एसडीआरएफ की टीम मौजूद रहकर अन्य आवश्यक विधिक एवं अग्रिम कार्यवाही का संचालन और उसकी देखरेख में सारी चीजें कराई जा रही हैं। और आज सुबह की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। यह बैठक संसद भवन के ऑडिटोरियम में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करते हैं। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर बीजेपी संसदीय दल की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई। 21 जुलाई को मंगल मिलन के तहत पहली बैठक आयोजित की गई थी। परंपरागत रूप से संसद के हर सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती है। इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठकों को सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। अब संसद सत्र के दौरान ये तीसरा मंगलवार है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। 28 जुलाई को भी मंगल मिलन बैठक हुई थी और इस बैठक में पहली बार टीएमसी के पूर्व बागी नेता शामिल हुए थे, जो इस वक्त एनसीपीआई के सांसद हैं। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज का जो ये
मिलन होने जा रहा है, ये किन मायनों में अहम रहेगा? जिस तरह से विपक्ष इस वक्त सरकार को घेर रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अब राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और आज की बैठक में अमित के चीज ये होगा कि जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, युवा एवं खेल मामलों के जो मंत्रालय है, उसके जो मंत्री है मनसुख मांडविया, उनका एक प्रेजेंटेशन होगा। और हाल में हमने देखा कि कॉमनवेल्थ के अंदर भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। और दूसरी तरफ एक नशा को लेकर पिछले दिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने देश भर में तकरीबन 1 करोड़ युवकों को संबोधित किया है, तो वो भी कार्यक्रम उसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ। इन सारी चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन में समझा जा सकता है कि विस्तार से बताया जाएगा सांसदों को भी। इसके अलावा एक और मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन होगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्योंकि पिछली बैठक में प्रधानमंत्री का कोई संबोधन नहीं हुआ था, वहां भी 2 प्रेजेंटेशन ही हुआ था, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण था। तो आज क्या प्रधानमंत्री का संबोधन एनडीए के सांसदों में हो रहा है या नहीं हो रहा है? और ऐसे समय में जबकि विपक्ष लगातार संसद में हंगामा खड़ा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और आज भी उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, तो उसमें देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, और अगर होता है तो किन किन चीजों पर वो क्या बोलते हैं। देवेंद्र, क्या आगे को लेकर भी स्ट्रैटेजी तय की जाएगी? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई भी स्थगित हो रही है, तो आगे को लेकर स्ट्रैटेजी भी इस बैठक में तय होगी? देखिए, आमतौर पर इतनी बड़ी बैठक में स्ट्रेटजी तो नहीं होती, उसमें मैसेजिंग का काम ज्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन का काम ज्यादा होता है। बाकी तो जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है संसद में, क्या रणनीति जब पूर्ण ग्रुप पार्लियामेंट में बैठता है, वो एनडीए सांसदों का प्रधानमंत्री के साथ, तो एनडीए नेताओं का प्रधानमंत्री के साथ, तो उसमें तय कर लिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो सरकार के सरकारी कामकाज हो रहे हैं, उस हंगामे में भी सरकार के बिल भी पास हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि अगर सुचारू तरीके से संसद चले और तब उसमें अगर बिल पास हो, बिल पर डिस्कशन हो, तो वो सरकारी कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो देवेंद्र बता रहे थे कि क्या क्या इस बैठक में आज खास होने वाला है, जो एनडीए का तीसरा मंगल मिलन आज होगा। आज संसद का मानसून सत्र फिर गरमाने वाला है। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। आज सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष की मांग है कि दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री का जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में मिले चढ़ावा चोरी और हेराफेरी के आरोपों को भी विपक्ष सदन में उठाना चाहता है। तो अब एक बार फिर आज संसद में हंगामा होने वाला है। संसद के मकर द्वार पर फिर से विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन होने वाला है और राम मंदिर के मुद्दे पर यह प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2 दिन लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ था और किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। बाकायदा सांसद दान पेटी लेकर पहुंचे हुए थे, जिसमें सपा सांसदों की मुख्य भूमिका रही। उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए, राहुल गांधी भी शामिल हुए और आज भी कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी लेकर विपक्ष संसद में प्रदर्शन करेगा। विपक्षी दल जहां पर संसद भवन परिसर में विरोध की राजनीति कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है। केजरीवाल दोपहर 12 बजे 100 कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे और 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस से अभी तक मार्च के लिए इजाजत नहीं मिली है। अब तक यह भी साफ नहीं है कि इस मार्च में विपक्ष के अन्य दल भी शामिल होंगे या नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब आज वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक पैदल मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास तक मार्च किया था। राहुल ने 21 जुलाई को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मार्च किया था और आज अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल को लेकर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते आए हैं और इसी क्रम में आज अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि वो 100 लोगों के साथ अपने पार्टी दफ्तर से पीएम आवास तक का मार्च करेंगे। इस समय हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे मौजूद है और यहीं से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो दोपहर 12 बजे 100 लोगों के साथ पीएम आवास तक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ एक टाउन हॉल किया था। दावा किया गया कि 7 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन इस टाउन हॉल में जुड़े और हजारों की संख्या में टाउन हॉल में पहुंचे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो आज मार्च का ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसकी परमिशन नहीं है, यानी ये मार्च संभव नहीं है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर से कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से पीएम आवास की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर पहले ही इस मार्च को रोक सकती है। दिल्ली के बाद बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही है। इससे पहले अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक लखनऊ 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होगी। कैबिनेट की इस बैठक में 21 से ज्यादा अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। ये प्रस्ताव यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े हैं। इसके अलावा विधानसभा के पिछले सत्र के बाद यूपी सरकार जो 9 अलग अलग अध्यादेश लेकर आई थी, उन्हें विधानसभा में रखने से पहले कैबिनेट से पास कराया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में मदरसों को लेकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा पास हो सकता है। यूपी में मदरसों में उच्च शिक्षा यानी कि कामिल और फाजिल की डिग्रियां देने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। अब यूपी में योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट योगी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे, जबकि विधान परिषद में इसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रस्तुत करेंगे। अनुमान है कि आज विधानसभा में पेश होने जा रहा अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ तक का हो सकता है। बजट में नए एक्सप्रेसवे और छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि यूपी में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ साथ चौकीदारों और रसोइयों के लिए भी वो सम्मानजनक वेतन सरकार की ओर से देंगे। आज बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा समेत दूसरे शहरों के लिए भी बजट में बड़े फंड की व्यवस्था कर रही है सरकार। विपक्ष की घेराबंदी के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल रही है। योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में यूपी की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। आज अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वीबी ग्राम जी के लिए 13,902 करोड़ रुपए और मनरेगा सामग्री मद में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं वाली स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजनाओं के लिए आवंटन हो सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा और दूसरे स्थानों के लिए बजट में बड़ी रकम का ऐलान किया जा सकता है। कैशलेस इलाज की सुविधा भी सरकार इस अनुपूरक बजट के माध्यम से दे सकती है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रकम का आवंटन होने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों के साथ ही ग्राम चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी रकम आवंटित की जा सकती है। योगी सरकार ने इसी साल 11 फरवरी को 9 लाख करोड़ से ज्यादा का मूल बजट पेश किया था और अब चुनावों से पहले एक बार फिर योगी सरकार ये बजट लेकर आ रही है। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले 1-1.5 सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के
हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इस बीच विधानसभा में विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में इकट्ठे हुए। जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी को तुरंत जवाब दिया। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। समाजवादी पार्टी आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ऐसे में योगी सरकार को विधानसभा में अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलना है। और फोन लाइन पर रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, क्या इस वक्त अपडेट है कैबिनेट बैठक को लेकर? क्या क्या इस कैबिनेट बैठक में तय होने वाला है? देखिए, कैबिनेट बैठक है करीब 9:30 बजे। मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5 कालिदास मार्ग, वहाँ ये बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात जो कैबिनेट में आ सकती है वो ये है कि जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है उसमें बदलाव संशोधन का प्रस्ताव पास हो सकता है। और अगर ये संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि कानून बन जाएगा कि मदरसों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको वो कालिम और फाजिल की डिग्री कहते हैं, वो मदरसे नहीं दे पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया था 2024 में और उसके बाद से मदरसों में ये डिग्री मिलना बंद है। लेकिन एक्ट में संशोधन नहीं हुआ था। अब एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव आज के कैबिनेट में लाया जा सकता है और ये बड़ा फैसला होगा। इस तरह का कानून बन जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर बोर्ड है तो वो बोर्ड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो रुचि जी से संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी वो दे रही थी कि क्या बड़ा फैसला आज कैबिनेट बैठक में होने वाला है और इसके साथ साथ और भी कई अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मामूली बात को लेकर कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतर आए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों की बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस की जीप में बैठे एक व्यक्ति को बाहर खींचकर पीट दिया। बीच बचाव के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और इसीलिए पुलिस ने किसी के खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया। तो लगातार जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा में कई तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला जिसमें जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, इस दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों के बीच में जब मारपीट होती है 2 गुटों के बीच में, उस दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो जाती है और जब जीप में बिठाकर पुलिस एक शख्स को वहां से निकालने की कोशिश करती है तो उसे खींचकर भीड़ फिर से मारने लगती है। अब कांवड़ यात्रा चल रही है लेकिन इस दौरान बवाल की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। लखनऊ में सोमवार को बाइक सवार कांवड़ियों की स्कूल वैन से मामूली टक्कर हो गई। इससे नाराज कांवड़ियों ने स्कूल वैन में जमकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने किसी तरह से इन मामलों को शांत कराया है। लखनऊ में बाइक सवार कांवड़ियों का हंगामा, स्कूल वैन पर चलाए पत्थर, दहशत में आए स्कूली बच्चे। डरे सहमे स्कूली बच्चे और स्कूल वैन के चकनाचूर शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांवड़ियों ने किस कदर यहां उत्पात मचाया है। ये तस्वीरें लखनऊ के थाना चौक के चरक चौराहे की हैं।
जहां बाइक से जा रहे कांवड़ियों की स्कूल वैन से टक्कर हो गई। इससे नाराज कांवड़ियों के भेष में युवकों ने स्कूल वैन पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके और डंडे से पीटकर स्कूल वैन के शीशे तोड़ दिए। वैन के भीतर मौजूद बच्चे बुरी तरह घबरा गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो कांवड़िए भाग गए। क्या कर रहे थे वो लोग? बच्चों को अंदर हमला कर रहे हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में एफआईआर लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ी में कुछ कांवड़िए जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स की भी पिटाई कर रहे हैं। कांवड़ियों के उपद्रव का ये वीडियो मेरठ के दौराला का बताया जा रहा है, जहां दिल्ली दून हाईवे पर कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार से एक कांवड़िया जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, तभी नोएडा से जा रहे कांवड़िए ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कांवड़ियों के गुट भिड़ गए। बीच बचाव करने सादी वर्दी में पुलिस के जवान पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट से इनकार किया। वहीं पुलिस की गाड़ी में बैठे जिस शख्स की पिटाई की गई वो कांवड़िया बताया जा रहा है। थाना दौराला पुलिस की दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पे पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में लेके जाके उनका मेडिकल कराया है तथा उनकी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ियों के शिविर में 2 गुटों में हंगामा मचा है। पुलिस बीच बचाव कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल का ये वीडियो मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर स्थित एक कांवड़ शिविर का है। यहाँ कांवड़ियों के 2 गुटों में किसी बात पर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शिविर में ही संग्राम मच गया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और दोनों गुटों को अलग अलग रास्ते से रवाना किया। मुजफ्फरनगर शहर के मीनाक्षी चौक के शिविर पे 2 कांवड़ श्रद्धालुओं के गुटों के बीच हल्की कहासुनी और मारपीट की घटना हुई। मौके पर मौजूद पुलिस बल आरआरएफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, दोनों ही गुटों को समझाया, दोनों ही पक्षों को समझाया और सभी पक्षों को अपने अपने रास्ते भेज दिया गया और मौके पर कुशलता है। इसी संबंध में कुछ इस तरह की खबर चल रही है कि यहाँ पे मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जो कि पूरी तरह निराधार है। मौके पर कुशलता है और ये मामूली कहासुनी का मामला है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और रूट डाइवर्जन को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद के डीएम ने 4 से 12 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूल 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। अब खबर रांची से है, जहां पर छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई यह खबर आएगी। जहां एक छात्रों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। देश भर से छात्र इस आंदोलन से जुड़ भी रहे हैं। देर रात भी छात्रों ने मार्च निकाला तो दूसरी ओर सीआईडी ने पूरे मामले पर एक्शन मोड में आई है। आज भी टीमें कई जगहों पर छापेमारी करेंगी, क्योंकि सोमवार को सीआईडी ने एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की थी, जिस दौरान टीम को कई जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे। सीआईडी जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अभय ने साल 2013 से 2018 के बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया था। ऐसे में सीआईडी अब इन सभी परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर मामले में सियासत भी हो रही है। सोरेन सरकार ने धरना स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम की बिजली काट दी थी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। वहीं छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में यह आंदोलन उग्र होने की संभावना है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। झारखंड का जयपाल सिंह स्टेडियम दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बारिश और तूफान के बीच इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के कानों में ये आवाज नहीं पहुंच रही। उल्टा सरकार ने तो रात में यहाँ की बिजली तक कटवा दी ताकि ये मासूम छात्र अंधेरे में परेशान होकर थक हार कर घर लौट जाएं। रात के 1:15 हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। ना तो टेंट लगने दे रही है और ना किसी प्रकार का कोई सहायता होने दे रहा है किसी से। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के आरोपों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन का आज 11वां दिन है। दिल्ली की तरह ही रांची में भी देश भर के छात्र आंदोलन में जुटने लगे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। झारखंड के युवा आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये झारखंड के युवाओं को झेलना पड़ रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सीआईडी जांच से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और उसके साथ साथ किसी एक को इस पर ये लेना पड़ेगा कि हाँ, पेपर लीक का जिम्मेदारी, जब नीट का पेपर लीक होता है तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी जिम्मेदारी ली। झारखंड में पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। जब तुम गद्दी नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दो। सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन क्या परिणाम आया? अभी तक क्या एग्जाम रद्द हुआ है? नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। देवेंद्र नाथ ने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होगी, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने ही जेपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आंदोलन का बिगुल फूंका था और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। सिद्धिविनायक मंदिर के 8 ट्रस्टियों की एक चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं ट्रस्ट का दावा है कि उसने ही चढ़ावा चोरी कर रहे लोगों को पकड़ा और सरकार से खुद एसीबी जांच की मांग की। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने दावा किया कि जिन लोगों का चढ़ावा चोरी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है वो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि ये चोरी साल 2019 से हो रही है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब ट्रस्ट की चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में चढ़ावे में चोरी की शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इसमें सियासत शुरू हो गई। सियासी आरोप क्या लग रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सिद्धिविनायक में चढ़ावा चोरी कैसे हुई। ट्रस्ट के मुताबिक 21 मार्च को पहली बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए 8 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके बाद 45 और कर्मचारियों को पकड़ा गया। ये आरोपी भक्तों के साथ वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी कर रहे थे। दादर स्टेशन से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचने में एक पूरा रैकेट जो है मंदिर प्रशासन को दिखाई दिया कि टैक्सी चालक जो है वो एक फूल माल वाले के पास जाता है श्रद्धालु को, फिर वो एक कर्मचारी को बुलाता है मंदिर ट्रस्ट के और फिर वो आसानी से पैसे देकर दर्शन करा देता है। फूल वाले से जो है वो मंदिर ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं उनको जीपे के द्वारा जो है पैसे दिए जाते थे। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की, उनके अकाउंट की जांच की गई तो इसमें पूरी चोरी पकड़ी गई और ऐसे 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह से कुल मिलाकर पूरे 46 कर्मचारियों पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्रवाई की गई। ये जो पूरा मामला है ये मार्च, अप्रैल, फरवरी महीने का है 2026 का। इन हरकतों के सामने आने के बाद ट्रस्ट एक्टिव हुआ। उसने खुद भी जांच की और एसीबी को चिट्ठी भी लिखी। इससे असर पड़ा, मंदिर का चढ़ावा बढ़ने लगा। पहले चढ़ावे की रकम 45 लाख तक होती थी जो बढ़कर 98 लाख हो गई। राज ठाकरे ने ऐसा कहा नहीं कि ये ट्रस्ट बोर्ड ने चोरी की है। राज ठाकरे जी ने अगर कहा है तो इसके लिए हमें भी उनको कहना चाहिए कि बाबा अगर पत्र में 35% उत्पन्न बढ़ा है, दान पेटी में चढ़ावा बढ़ा है तो क्या चोरी है? जो आरती में पैसा था वो पेटी ऊपर लेके आते थे। एक उसका जो दूसरा साथी था एम्प्लॉय वो दरवाजे पे खड़ा रहता था, फिर वो देखता था बाबा कोई नहीं, सिग्नल देता था तो ये पेटी ऐसा टेढ़ी करके उसमें से नोट निकलता था। एक ही हमने देखा, लेकिन हमारी आशंका थी कि बाबा और रहेंगे। देखिए ट्रस्टी बोर्ड अगर कर रहता तो ये इतना कोई ढूंढता नहीं था। हमने जाके सीसीटीवी कंट्रोल पे हम बैठे, सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसमें से 9 कर्मचारी हमको मिले जिन्होंने पैसा निकालने का काम किया है। इसके लिए हम सीमित नहीं रहे, हमने बाकायदा हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पुलिस स्टेशन भेजा, तकरार कंप्लेंट करने को बोला और पुलिस ने फिर 9 कर्मचारियों को अरेस्ट किया। उनको पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कहा है कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित जनादेश नहीं मिला, जिस पर पार्टी पूरी तरह से गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच आकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेगी। बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से शिकस्त दी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पीके ने ध्वस्त किया बीजेपी का अभेद्य किला। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में उस किले को ध्वस्त किया जो 30 साल से अभेद्य बना हुआ था। एक ऐसी सीट जो लालू राज में भी बीजेपी के पास थी, जहां से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी 4 बार इस सीट पर चुनाव जीते थे। उस बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया और 50% वोट हासिल किए। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और 34% वोट ले पाए। जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 11% है। उपचुनाव में धमाकेदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वही आरोप लगाए जो कि चुनाव प्रचार के दौरान लगाते थे। उन्होंने बीजेपी आलाकमान को बिहार के सीएम बदलने की भी नसीहत दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए।
अच्छे आदमी को बनाइए। प्रशांत किशोर की पत्नी भी जीत के बाद जश्न मनाती दिखी। उन्होंने रिजल्ट को बिहार में बदलाव की शुरुआत बताया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता है तो जीतना। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में भी हार गई। खुद बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार को अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर से कम वोट मिले। चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्ममंथन करने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। और इस वक्त संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वही ले चलते हैं। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी वो पार्लियामेंट शायद चलने नहीं देंगे। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई। मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए हैं, लोकसभा में पास हो गए हैं, मगर उन पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई है। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई, जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था,
वोटिंग होके पास हुआ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है उसे कैसे समाप्त की जाए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन को। और हम सब, भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मगर हिंदुस्तानी तो हूं। हम सबको यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर हिंदुस्तान में वार्ता जानी चाहिए कि नहीं, लोगों को यह विषय पता होना चाहिए कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जन्म और मृत्यु ये निरंतर प्रोसेस है जो देश में और विश्व में चलता रहता है। उसको लेकर नागरिक अपने अधिकारों को किस प्रकार वो प्रयोग करें, क्या नया कानून आया, एक मिनट की भी चर्चा नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी और उनके अनुयायी दलों ने। क्या संदेश जा रहा है देश में? क्या यह विषय गंभीर है या नहीं? कल निर्मला जी मौजूद थी, मेरे सामने ही चर्चा चल रही थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है। सभी का सरोकार बैंकिंग से है, मगर बैंकिंग से सरोकार रखने वाले भारत की जनता को द बैंकर बुक्स रिफॉर्म बिल के बारे में कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां हुड़दंग मचा हुआ है। और हुड़दंग भी कैसा? अगर हुड़दंग के पीछे सबके तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑपोजिशन में नहीं थे, हम ऑपोजिशन में थे। हमने भी ऑपोजिशन के नाते जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, मगर ऑपोजिशन के नाते पूरे देश के साधु संतों का अपमान करना, साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो चोर हैं, जो चंदन और टीका लगाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, वो चोर हैं। चोरों को पकड़ो और उन्हें पीटो। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के अहंकार के बोल हो, चाहे झारखंड के छात्रों की अनसुनी आवाज हो और उसको सिलेक्टिव रूप से ऑपोजिशन उठा रही हो, तो इस वक्त संसदीय दल की बैठक चल रही है, एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं और तमाम एनडीए के सांसद इस वक्त वहां पर बैठे हैं। ये बैठक, आपको बता दें कि लगातार तीसरे मंगलवार ये बैठक चल रही है। मंगल मिलन का इसे नाम दिया गया। कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे संबित पात्रा की, जिन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को घेरा, विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड की बात की और अब ये संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। नकाबपोश हमलावर ने पहले उन्हें क्लासरूम से बाहर बुलाया और ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने लगा। जब स्कूल संचालक ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। घायल महिला टीचर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। केस दर्ज कर पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई। और अब खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां इंदिरापुरम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में 20 साल के कांवड़ यात्री की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करते समय बाइक के ट्रक के नीचे आने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।